सोचिए, अगर हमें किसी दूसरे ग्रह तक जाना हो और यात्रा सैकड़ों या हजारों साल तक चले। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये उतना असंभव भी नहीं है जितना लगता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर इस बारे में काफी समय से सोच रहे हैं और हाल ही में किए गए एक नए अध्ययन से पता चला है कि हम अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पूरे 6300 साल तक खत्म न होने वाले खाने का प्रबंध कैसे कर सकते हैं। तो कमर कस लीजिए और चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या पता लगाया है। सबसे पहले अभी अंतरिक्ष में लोगों को खाना कैसे दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे ISS कहते हैं, उस पर अंतरिक्ष यात्री कई साल तक रह सकते हैं और वे वहां से बाहर निकलकर कुछ खाने नहीं जा सकते। तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? इन अंतरिक्ष यात्रियों को पैक किया हुआ और सूखा खाना दिया जाता है। और नहीं, वो पूरे दिन सिर्फ एस्ट्रोनॉट आइसक्रीम नहीं खाते। हालांकि ये मजेदार होता है। ये भोजन बहुत सोच समझकर तैयार किए जाते हैं ताकि उन्हें सही पोषण और कैलोरी मिल सके, जिससे वे स्वस्थ रहें और अपना काम कर सके। अभी एक अंतरिक्ष यात्री लगभग 4 पाउंड पैक किया हुआ खाना रोज खाते हैं। तो अगली बार जब आप भी अपने रोज के खाने से बोर हो जाएं, तो याद रखिए कि कम से कम आप महीनों तक एक ही खाना, और वो भी जीरो ग्रेविटी में खाकर नहीं जी रहे हैं। लेकिन अभी तक ये अंतरिक्ष यात्री सिर्फ कुछ सालों के लिए ही अंतरिक्ष में रह रहे हैं और वे अभी भी हमारी पृथ्वी के काफी पास हैं। अब सोचिए, अगर अंतरिक्ष की यात्रा आपकी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा लंबी हो तो? ये इतना आसान नहीं है कि बस कुछ आइसक्रीम सैंडविचेस पैक कर लीजिए और निकल पड़िए। यहाँ हमें कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चुनौती है खाने को रखने और बनाने के लिए कम जगह। हमारे सामान्य तरीके से पैक किया हुआ सूखा खाना बहुत लंबे समय के लिए अंतरिक्ष यात्रा के लिए सही नहीं है। सोचिए, सैकड़ों सालों तक खाने के लिए हमें कितने सारे डिब्बे और जार रखने पड़ेंगे, और इतने सालों बाद तो उस खाने में विटामिन भी नहीं बचेंगे। एक और बड़ी चुनौती है कि अंतरिक्ष में खाना उगाने और बनाने के लिए बहुत कम साधन होते हैं। किसी बंद स्पेसशिप में जिंदा रहने के लिए हमें पानी और वेस्ट जैसी चीजों को बार बार इस्तेमाल करना होगा। इसलिए खेती के पुराने तरीके, जैसे मिट्टी में खेती करना या बहुत पानी का इस्तेमाल करना, वहाँ काम नहीं आएंगे। तो हम क्या करें? चिंता मत कीजिए, स्पेस हीरोज इसका जवाब हो सकता है स्पेस फार्मिंग। हाँ, सही सुना आपने। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो खुद ही खुद चलता रहे। भविष्य के अंतरिक्ष यात्री अपना खाना खुद उगा सकते हैं, जानवर पाल सकते हैं और खुद को खिलाने के लिए ताजा भोजन बना सकते हैं। और हम पारंपरिक तरीकों के इस्तेमाल से मछली, दूध और शहद भी बना सकते हैं। ये न केवल सूखे पैकेट वाले स्पेस फूड से ज्यादा स्वादिष्ट होगा, बल्कि पोषक तत्वों को रिसाइकल, ऑक्सीजन पैदा करने और हवा को साफ रखने में भी मदद करेगा। लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं, जैसे माइक्रोग्रेविटी की फसलें कैसे उगाएं और इतने लंबे समय तक सिस्टम को खुद ही चलता कैसे रखें, और सबसे जरूरी, ये सब एक छोटे से स्पेसशिप में फिट कैसे होगा। असल में इन सब समस्याओं का एक आखिरी समाधान है। कम जगह का सबसे अच्छा उपयोग करने का एक तरीका है एरोपोनिक्स। ये पौधे उगाने का एक तरीका है जिसमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती। एरोपोनिक्स की मदद से हम छोटी जगह में भी ज्यादा पौधे उगा सकते हैं। काफी मजेदार है ना? जैसा कि आप देख सकते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को खाना खिलाना इतना आसान नहीं है कि बस टिफिन पैक किया और निकल पड़े। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम पहले से ही इन स्वयं निर्भर सिस्टम का परीक्षण शुरू कर चुके हैं। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लाडा नाम का एक ग्रीन हाउस है। 2002 से इसमें माइक्रोग्रेविटी में पौधे उगाने का प्रयोग किया जा रहा है। इस ग्रीन हाउस में अंतरिक्ष यात्री ताजी सब्जियां और हर्ब्स उगा सकते हैं, जिससे उनका भोजन थोड़ा अलग और स्वादिष्ट बन सके। साथ ही ये पोषक तत्वों को रिसाइकल करता है और हवा को साफ रखने में मदद करता है, जिससे एक बंद पर्यावरणीय सिस्टम बनता है। ये मूल रूप से अंतरिक्ष में एक छोटा सा नखलिस्तान जैसा है।
तो अभी हम ये परीक्षण कर रहे हैं कि क्या ये सिस्टम लंबे अंतरिक्ष सफर में क्रू को जीवित रखने में काम आ सकता है। अब सवाल है, हमारे सौर मंडल के बाहर जो ग्रह हैं, वे हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, तो ऐसे सफर में कितने साल लगेंगे। हमारे सबसे नजदीक जो एक्सोप्लैनेट है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। एक्सोप्लैनेट मतलब ऐसा ग्रह जो हमारे सौरमंडल के बाहर किसी और तारे के चारों ओर घूमता है। ये ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी नाम के तारे की परिक्रमा करता है। ये खास इसलिए है क्योंकि ये हमसे सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स दूर है और अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र हैबिटेबल जोन में स्थित है, यानी वहाँ जीवन के लिए जरूरी स्थितियां हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ सतह पर तरल पानी भी मौजूद हो सकता है और हम जानते हैं कि जीवन के लिए पानी सबसे जरूरी चीज है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है उस ग्रह तक पहुंचने की। लेकिन बात यह है कि आज की तकनीक का इस्तेमाल करके वहां पहुंचने में लगभग 6300 साल लगेंगे। तो भले ही ये सबसे नजदीक ग्रह है, सफर थोड़ा ज्यादा लंबा है। लेकिन मान लीजिए कि हमने अभी उसी ग्रह की यात्रा पर निकलने का फैसला कर लिया। हमारे सामने हजारों साल का सफर होगा, तो हम इतने सीमित संसाधनों वाले माहौल में कैसे जिंदा रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। और सबसे जरूरी बात, जब जहाज में कई पीढ़ियां रहने वाली हो, तो हम इतने लोगों को कैसे खिलाएंगे। ऐसे ही सवाल कुछ यूरोपीय खगोलविदों को परेशान कर रहा था। फ्रेडरिक मैरिन, जो फ्रांस के स्ट्रासबर्ग के खगोलीय वेधशाला के वैज्ञानिक हैं, उनकी टीम ने इस विषय पर एक अध्ययन करने का फैसला किया। हमारे सवाल का जवाब खोजने के लिए मैरिन और उनके साथियों ने हेरिटेज नाम का एक न्यूमेरिकल कोड इस्तेमाल किया। ये एक बहुत ही दिलचस्प टूल है, अपनी तरह का बिल्कुल अनोखा। ये एक प्रोग्राम है जो मल्टी जेनरेशनल स्पेसशिप पर केंद्रित है। ये बहुत सारे वैज्ञानिक डेटा का उपयोग करता है और गणितीय, जैविक, जनसांख्यिकीय और सांख्यिकीय दृष्टिकोण से ऐसी यात्रा की संभावना की जांच करता है। खैर, सबसे पहले उन्होंने जहाज पर रहने वाले लोगों की 1 साल की कैलोरी जरूरत की गणना की। फिर उन्होंने उसकी तुलना हमारी आधुनिक खेती की तकनीकों से की। नतीजा ये निकला कि लगभग 500 मांसाहारी लोगों को खिलाने के लिए करीब 0.2 वर्ग मील खेती की जमीन की जरूरत होगी। इस अध्ययन में ये माना गया कि फल, सब्जियां, स्टार्च, बटर और शक्कर जैसी चीजें एरोपोनिक्स के जरिए उगाई जाएंगी, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। और कोई भी साधारण फार्म मांस, मछली, शहद और डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है। इस अध्ययन के नतीजे संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं और ये सब एरोपोनिक्स और माइक्रोग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमें इससे भी कम जगह की जरूरत होगी। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ गुएल्फ के स्वतंत्र शोधकर्ता माइक डिक्सन के अनुसार पिछले अध्ययनों में ये पाया गया कि अगर सारे अंतरिक्ष यात्री शाकाहारी हों, तो उन्हें प्रति व्यक्ति केवल 8 वर्ग फीट जगह की जरूरत होगी। इसमें पानी की रिसाइकलिंग, ऑक्सीजन उत्पादन और बाकी जरूरी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। यानी अगर हम मांस छोड़ दें, तो हम बहुत कम जगह में भी अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। इस विचार को ब्रियाडो लॉरेंट, जो ऑस्ट्रेलिया की मैक्वेरी यूनिवर्सिटी के एक सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट हैं, ने आगे बढ़ाया। उनका कहना है कि भविष्य में हम शायद माइक्रोब्स की मदद से खाना उगाएंगे। हम वैसे भी धीरे धीरे जानवरों के मांस के उत्पादों को माइक्रोब से बने उत्पादों में बदल रहे हैं। इस तरह हमें स्वादिष्ट मांस भी मिलेगा और हमें पशुपालन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन पर्याप्त जमीन न होना ही एकमात्र समस्या नहीं है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हमें पता है कि पौधे अंतरिक्ष में धीरे बढ़ते हैं। हम रोशनी, तापमान और नमी जैसी चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण और विकिरण कहीं अधिक मुश्किल मुद्दे हैं। इन्हें संभालने के लिए हमें बहुत लंबा शोध करना होगा। इसके अलावा ये नया अध्ययन हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी को संबोधित नहीं करता। हमें अब तक कुछ हद तक समझ में आ गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों को खाना कैसे दें, लेकिन पीने का पानी कहाँ से आएगा? इसके लिए हमें अंतरिक्ष यान के अंदर एक स्थिर वाटर सर्कुलेशन सिस्टम बनाना होगा।
मैरन और उनकी टीम भविष्य में इस मुद्दे पर काम करने की योजना बना रहे हैं। वे इसी हेरिटेज कोड का उपयोग करेंगे ताकि ये पता लगा सके कि हम पूरी टीम को सदियों तक पानी कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। खैर, ऐसा लगता है कि अंतर आकाश गंगा यात्राएं अब पहले जैसी कल्पना या सपने नहीं रह गई हैं। बेशक इसे हकीकत बनाने में अभी कई साल लगेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक दिन हम सच में अंतरिक्ष की विशाल दुनिया में टमाटर उगा पाएंगे।